नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता, आपका इंग्लिश एजुकेटर और जेसी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जेसी एकेडमी, जी हाँ, हम हैं मेंस के एग्जाम्स के स्पेशलिस्ट। अब दोस्तों, सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम बिल्कुल हफ्ते भर बाद है। बच्चों के एडमिट कार्ड भी आने लग गए हैं। दोस्तों, बात यहाँ पर यह है कि इंग्लिश में यदि आप 135 ऑन 135 स्कोर करते हैं तो भाई फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। और हमारी ये वीडियो सीरीज इस प्रकार से डिजाइन करी गई है कि भाई एक भी कोना पेपर का ऐसा ना हो जो हमारे पास 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं कि भाई कोई भी क्वेश्चन बचे। इसीलिए सुपर 100 क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट्स की सीरीज जेसी एकेडमी आपके लिए लेकर के आया है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो हम पेपर में कराते हैं, जो हमारे मॉक टेस्ट होते हैं, जो हम वीडियोस में बताते हैं, एज इट इज दोस्तों पेपर में आता है। और हमारे टॉपर्स का जो इंटरव्यू है वो इन सभी चीजों का जीता जागता उदाहरण है। अभी तक यदि आपने खुद को मेरे चैनल से नहीं जोड़ा है तो दोस्तों फटाफट से जोड़ लीजिए। एग्जाम रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारे अपकमिंग वीडियोस हैं और जो हमारी पीडीएफ्स हैं रिलेटेड टू वोकैब या इंग्लिश के क्वेश्चंस वगैरह की पीडीएफ, वो आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर टाइमली मिलती रहेंगी। चले दोस्तों, 26 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं विद कॉन्सेप्ट्स। आज बारी है 27th क्वेश्चन की। चलें, एरर डिटेक्शन का ये क्वेश्चन। आई हैव नॉट सीन राजू सिंस 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or not। भाई, मैंने पिछले 20 सालों से राजू को नहीं देखा है, इसलिए मैं सर्टेनिटी के साथ, मतलब श्योरिटी के साथ मैं ये नहीं बता सकता हूं कि भाई वो जिंदा है कि मर गया। अब दोस्तों यहां पर देखें, हमारे पास ना इंग्लिश में दो चीजें होती हैं। एक तो मेरे पास होता है फॉर और एक मेरे पास होता है सिंस। दोस्तों, फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं ड्यूरेशन के लिए और सिंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, फॉर का इस्तेमाल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का दोस्तों मतलब होता है हाउ लॉन्ग का रिप्लाई। और जो सिंस है, सिंस बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है व्हेन का रिप्लाई। अब सिंस 20 इयर्स लिखा है दोस्तों, 20 इयर्स बेसिकली हाउ लॉन्ग का रिप्लाई है। ये एक ड्यूरेशन है। यदि ये एक ड्यूरेशन है तो फिर सिंस यहां पर नहीं आएगा, यहां पर फॉर आना चाहिए। तो आपके बी वाले पार्ट में एरर है। ड्यूरेशन का मतलब फॉर 20 इयर्स, फॉर 10 डेज, फॉर 5 डिकेट्स। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब सिंस 5 PM, सिंस संडे, सिंस 2018। ये सब क्या है? व्हेन का रिप्लाई है। तो हाउ लॉन्ग का रिप्लाई ड्यूरेशन होता है और व्हेन का रिप्लाई पॉइंट ऑफ टाइम होता है। नेक्स्ट दोस्तों, मैं यहाँ पे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ लिखा है, एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट्स wants Mr. Rahul Gandhi to continue while some pitched for his sister Priyanka Gandhi to lead the party। फाइन, चलें। अब दोस्तों यहां पर ना बात यह है, इसको मैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, इसको हम लोग दोस्तों डी मान लेते हैं और इसको मैं मान लेता हूं ई। फाइन, बेसिकली क्वेश्चन ब्रेक करने में कहीं एरर हो गया था। चलो, अब दोस्तों यहां पर बात क्या है, हालांकि हमको समझने से मतलब है। देखो दोस्तों, हम सभी को पता है कि किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में जो वर्ब आता है वो वर्ब आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब किस चीज के अकॉर्डिंग आता है? वो आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब बहुत ध्यान से सुनना, इस वर्ब पे जरा आप गौर करें, वांट्स पे। फाइन, और ये तो मेरे पास दोस्तों पहली बात हो गई। अब आप ना एक बात और सुनिए, ये बात नई है और बहुत मजेदार भी है और इंपॉर्टेंट भी है। क्या? कि दोस्तों ये जो ऑफ यहां पे लिखा है ना, ऑफ, ऑफ मेरे पास क्या है? ऑफ है प्रिपोजिशन। और द रिस्पोंडेंट्स मेरे पास क्या है? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये तो मेरे पास सब्जेक्ट बन नहीं सकता। एक ही चीज है जो कि सब्जेक्ट बन सकती है। क्या? एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। अब आप कहोगे कि भाई ये तो सिंगुलर हो गया। फाइन, अब हम क्या कहेंगे कि भाई ये तो मेरे पास सिंगुलर हो गया। भाई सिंगुलर के हिसाब से तो एस और ई एस लगा सकते हो।
नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसका नेचर सिंगुलर नहीं है। एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी का जो नेचर है ना वो प्लूरल है। क्यों? देखो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इंग्लिश में जो शब्द होता है ना ऑफ, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। क्यों? ऑफ के बाद हम लोग टोटल लिखते हैं हमेशा, और ऑफ के पहले लिखते हैं पार्ट। जैसा नेचर टोटल का होता है वैसा ही नेचर पार्ट का भी होता है। टोटल यदि प्लूरल है तो पार्ट भी प्लूरल होगा। टोटल यदि सिंगुलर है तो पार्ट भी मेरे पास सिंगुलर होगा। तो रिस्पोंडेंट्स लिखा है, ऑफ के बाद आप यहां पे देखें रिस्पोंडेंट्स लिखा है, ये कैसा है? प्लूरल। तो एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी का भी नेचर कैसा हो गया? प्लूरल। भाई जब कभी भी प्लूरल आपके पास चीजें होती हैं तो फिर वर्ब में एस और ईएस थोड़ी ना लगाते हैं, नहीं लगाते ना, बस यही। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? बॉम्बे को ही आंसर बनाएंगे। दोस्तों क्योंकि एसएससी का एग्जाम अब हमारा चल रहा है, और आपको पता है कि भाई इंग्लिश कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो भाई इंग्लिश एडवांटेज का हमारा ये वीडियो कोर्स, जो कि सिद्ध कर चुका है अपने आप को, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक फॉर स्पेसिफिक पोस्ट दोस्तों हम लोग दे चुके हैं, रैंक 4 इस बार। और दोस्तों एज इट इज क्वेश्चंस हमारे वीडियो कोर्सेज से आए हैं। तो भाई यदि 135 और 135 स्कोर करना चाहते हो, या इस साल अप्रैल 1 में जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसमें अपनी जगह बनाना चाहते हो, तो भाई इस कोर्स को परचेस करने में देरी मत कीजिए। वैसे तो इसका कॉस्ट है 1999, लेकिन यदि हमारे ऐप या वेबसाइट पे जा करके आप तरु50 कूपन कोड लगाते हैं तो दोस्तों ये आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। रोज सिर्फ 2 घंटे आप पढ़िए, बहुत आराम के साथ में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ऑन एन एवरेज 38 to 40 आवर्स का जो रेलेवेंट कंटेंट है वही मैंने रखा है, लेकिन हाँ एक एक चीज को बड़ी तबीयत से मैंने वहां पर आपको समझाया हुआ है। चलो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 पे। इट इज द फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट अगेंस्ट करप्शन, fine, it is the feeling of resentment against corruption in public life that helped the BJP in the 2014 general election। अब दोस्तों बात यहां पर यह है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो दोस्तों मेरे पास टेंस होता है ना, टेंस, आदमी की आदत ये होती है, बड़ी खराब आदत होती है आदमी की, कि भाई यदि कोई आप किसी को बोल दो कि भाई वो वहां जा रहा था या वो वहां जा रही थी, ये कौन सा टेंस होगा? ये बड़ी बेकार सी बात है, जो जहां जा रहा है उसको जाने दीजिए। हमारी आदत ये है कि हम चीजों का हिंदी में अनुवाद करते हैं और फिर जाके उसका टेंस पता करते हैं, ये गलत बात है। टेंस हिंदी में अनुवाद करने से पता नहीं लगता है, टेंस पता लगता है टाइम के हिसाब से, जैसा टाइम होगा वैसा टेंस होगा। अब भाई वो यहां पर बोल रहा है 2014, तो भाई 2014 तो ये टाइम किस चीज का है? ये टाइम पास्ट इंडेफिनिट का टाइम है भाई, हो चुका 2014, 2023 चल रही है। तो भाई अगर टाइम मेरे पास पास्ट इंडेफिनिट का है तो फिर टेंस भी तो पास्ट इंडेफिनिट का लगाना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब मुझे यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, सिर्फ हेल्प से काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पर हेल्प्ड लिखना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। चले, तो भाई यहां पर भी हमारे पास बी वाले पार्ट में एरर था। चलो दोस्तों अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। आपको लगेगा जरूर कि भाई ये कुछ नहीं है, बट मैं आपको गारंटी देता हूं इस बार एसएससी पूछेगा ऐसे। क्या? सिंस द गोवा ट्रिप वाज एक्सपेंसिव, सुनीता डिड नॉट वेंट देयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। भाई गोवा की ट्रिप बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही थी, तो सुनीता ने ये सोचा कि भाई समर वेकेशंस में हम कहीं जाएंगे नहीं, मतलब गोवा नहीं जाएंगे। फाइन, चलो। यार दोस्तों देखो कि भाई जो डू होता है ना, जो डज होता है और जो डिड मेरे पास होता है, ये डू की ऐसी फॉर्म्स हैं दोस्तों, इसके बाद ना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। कौन सी फॉर्म लिखी जाती है? फर्स्ट फॉर्म। गारंटी देता हूं इस पैटर्न पे सवाल बनने का 100%। तो भाई जैसे यहाँ पर डिड लिखा है, डिड नॉट वेंट लिखा है, तो भाई वेंट यहाँ से हटाइए, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, डिड नॉट गो आप यहाँ पे लिख दीजिए, बॉम्बे वाले पार्ट में यहाँ पर आपके पास एरर हो गया। फाइन, चलो। इसके बाद दोस्तों मैं यहां पर आता हूं क्वेश्चन नंबर 31 पे। वर्ब क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर इंग्लिश की बात यदि हम लोग करते हैं कि बिना वर्ब के तो कोई सेंटेंस की फ्रेमिंग होती ही नहीं।
तो हम लोग अब वर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन दोस्तों करने वाले हैं। यहां पे लिखा है देयर कल्चर डैश डिसअपियर बाय द टाइम यूरोपियंस फर्स्ट डैश अराइव इन द न्यू वर्ल्ड। मैं बता देता हूं इसमें आपको क्या करना है। ये जो फिलअप है ना दोस्तों, यहां पर आपको फिलअप में वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है। डिसअपियर की एक्सक्यूज मी करेक्ट फॉर्म आपको यहां पर भरनी, और अराइव की करेक्ट फॉर्म आपको यहां पर भरनी है। फाइन, देखो अब दोस्तों बात यहां पर ये आती है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द है बाय द टाइम। मुझे इसको आपको समझाना है। बाय द टाइम बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना डीप में और इतनी एक्यूरेटली आपको कोई नहीं समझाएगा, और आपको समझना जरूरी है। जब दोस्तों कॉन्सेप्ट किसी चीज के क्लियर होते हैं ना, तो फिर पढ़ाई करने में बहुत मजा आता है, और टफ से टफ सवाल भी हम लोग बना ले जाते हैं। देखो दोस्तों, बाई जो मेरे पास है ना, बाई एक ऐसा प्रिपोजिशन है जो कि किसी चीज की डेडलाइन को बताता है। किसको बताता है? डेडलाइन को। और जहां पे चीजों की डेडलाइन डिसाइड हो जाती है, वहां पर चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। पहली बात तो ये, ठीक है ना। अच्छा, चीजें जहां कंप्लीट होती हैं, वो चीज कौन बताता है? वो चीज बताती है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब ही कंप्लीट होता है। इसीलिए जो बाय द टाइम है दोस्तों, बाय द टाइम या तो बाय द टाइम के साथ पास्ट टेंस आता है, या तो बाय द टाइम के साथ फ्यूचर टेंस आता है। प्रेजेंट नहीं आ सकता। क्यों? किसी भी चीज का कंप्लीशन हम प्रेजेंट में शो नहीं कर सकते। आपने कहा ये काम अभी अभी हुआ, यार हो गया, तभी आप अभी बता रहे हो। 1.001 सेकंड पहले भी हो गया, तुम अभी हमें बता रहे हो, तो वो तो गया पास्ट में। इसलिए बाय द टाइम के साथ या तो पास्ट या तो फ्यूचर। अब ऊपर वाला जो सेंटेंस है जिसका कॉन्टेक्स्ट पास्ट का है, ठीक है ना, तो बाय द टाइम जो दोस्तों यहाँ यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, तो भाई यहाँ पर ना पास्ट टेंस आएगा। अराइव की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? अराइव्ड। अब दूसरी बात सुनो, बाय द टाइम के साथ यदि पास्ट टेंस लिखा है, तो जो सेंटेंस का दूसरा हिस्सा होगा, वहां पर यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। पर पास्ट परफेक्ट ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि भाई ये कंप्लीशन को शो करता है, और कंप्लीशन हमेशा परफेक्ट टेंस में ही शो होता है। और यदि बाय द टाइम के साथ फ्यूचर लिखा है, तो जो सेंटेंस के बाद वाला, सॉरी, जो इसके बाद दूसरा पार्ट सेंटेंस का होगा, वो हम लोग काहे में लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। अब क्योंकि ये पास्ट का था, तो भाई यहाँ पर हमको पास्ट परफेक्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हैड डिसअपियर्ड। क्यों? क्योंकि भाई पास्ट परफेक्ट कैसे बनाते हो? पास्ट परफेक्ट बनाते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख के, बात खत्म हो गई। ये बाय द टाइम का एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद दोस्तों मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखो यहां पर, इन द लास्ट 50 years ट्रैवलिंग डैश बिकम मच इजियर एंड वेरी कंफर्टेबल। पिछले 50 सालों में ट्रैवलिंग आसान हो गई है और कंफर्टेबल हो गई है। इस क्वेश्चन में भी आपको बेसिकली क्या काम करना है दोस्तों? आएंगे ऐसे सवाल इस बार, मैं गारंटी देता हूं। आपको बिकम का सही फॉर्म भरना है ब्लैंक में, टेक का सही फॉर्म भरना है, और चेंज का सही फॉर्म भरना है। फाइन, देखो पिछले 50 सालों में यात्रा करना काफी ज्यादा आसान और कंफर्टेबल हो गया है। पिछले 50 सालों में हो गया है, मतलब यदि मैं टाइमलाइन मानूं इसे, ये मानूं प्रेजेंट, ये मानूं मैं पास्ट, और ये मानूं मैं फ्यूचर। मैंने आपसे कहा कि पिछले 50 सालों में ट्रेवलिंग करना बहुत ज्यादा आसान और कंफर्टेबल हो गया है। मतलब जिस समय मैं इस बात को बोल रहा हूं, उस समय तो है ही इफेक्टिव ये चीज प्रेजेंट में, और पिछले 50 सालों में हो गया है। जिस समय बोल रहा हूं उस समय तो ये बात इफेक्टिव है ही, और पास्ट में भी तो इफेक्टिव रही है ना, तभी तो बोल रहे हैं पिछले 50 सालों में हो गया है। तो यहां पर क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पास्ट और प्रेजेंट दोनों इफेक्टिव हैं। पास्ट और प्रेजेंट दोनों इफेक्टिव हैं। दोस्तों जहां पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों इफेक्टिव हो जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इतनी क्लैरिटी आपको कोई नहीं देगा, दुनिया फालतू की बातें करेगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब जो काम अभी अभी हो गया है, होने वाला है, बस होने ही वाला है, बस हो ही चुका है, ये सब फालतू की बातें। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट, बात खत्म हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट आप कैसे बनाते हैं? हैज या हैव लिखते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं।
तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा हैज बिकम। दूसरा, इन द 19th century it dash take 3 or 4 months to cross नॉर्थ अमेरिका बाय कवर्ड वैगन। 19th सेंचुरी में 3 से 4 महीने लगा करते थे पहले दोस्तों, किस चीज के लिए? भाई नॉर्थ अमेरिका को क्रॉस करने के लिए, वो भी किस चीज से? बाया कवर्ड वैगन। भाई इसके पहले बताया टाइम डिसाइड्स द टेंस, 19th सेंचुरी, टोटल पास्ट की बात, तो भाई पास्ट इंडेफिनिट आएगा, जैसा टाइम वैसा टेंस, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म टुक। लास्ट वाले पे आओ, थिंग्स डैट डैश चेंज अ ग्रेट डील इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों में चीजें बदली हैं, मतलब जिस समय बात कर रहे हो उस समय तो बदली बदली हैं, और उसके पहले भी बदली थी। पास्ट प्लस प्रेजेंट यहां पर भी इफेक्टिव है, प्रेजेंट परफेक्ट यहां पर भी बनेगा, मतलब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्योंकि थिंग्स की बात हो रही है तो यहां पर आएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? चेंज्ड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पर मैं आता हूं। अब देखो यहाँ पर सेम काम हमको दोस्तों यहाँ पर भी करना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसमें नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। फाइन, देखो यहाँ पे, मिस्टर दीक्षित डैश ट्राई टू चेंज अ लाइट बल्ब व्हेन ही डैश स्लिप एंड हर्ट हिज लेग। दोस्तों देखो, अगर मेरे पास इंग्लिश में कभी भी दो एक्शंस साथ साथ हुए हो ना, तो आप इन दोनों को कंपेयर करके देखा करो। अगर दो एक्शंस कभी साथ साथ हुए हो तो आप इन्हें कंपेयर करके देखा करो। फाइन, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं मूवी देख रहा था और बीच में से किसी ने बेल बजा दी, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी वेन समवन रैंग द बेल। तो भाई दो काम हुए, मेरा मूवी देखना और किसी का बेल बजाना, दो एक्शंस जब बेसिकली साथ साथ हुए हैं। तो आप ये देखो कि बैकग्राउंड में कौन सा एक्शन था, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। कि भाई मैं मूवी देख रहा था, बीच में से किसी ने बेल बजा दी, तो मूवी को देखना ये बेसिकली मेरे पास क्या हो गया? बैकग्राउंड एक्शन हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया? बैकग्राउंड एक्शन। कि भाई मैं मूवी देख रहा था और बीच में से किसी ने बेल बजा दी, मैं मूवी देख रहा था और बीच में से किसी ने बेल बजा दी, तो मूवी को देखना क्या हो गया? मूवी को देखना बैकग्राउंड एक्शन हो गया। अब इन दोनों एक्शंस में आप ये देखिए कि टाइम टेकिंग कौन सा था। बट नेचुरल सी बात है, मूवी को देखना ये टाइम टेकिंग था। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए, दो एक्शंस हो, कंपेयर करके देखिए कि बैकग्राउंड एक्शन कौन सा हो सकता है इसमें से। अब बैकग्राउंड एक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइम टेकिंग और एक वो जो कि टाइम टेकिंग नहीं होता। वो बैकग्राउंड एक्शन जो कि टाइम टेकिंग होते हैं, इन्हें हम कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, और वो बैकग्राउंड एक्शन जो कि टाइम टेकिंग नहीं होते, इनको हम लोग इनडेफिनेट टेंस में लिखते हैं प्यारे दोस्तों। अब मिस्टर दीक्षित ट्राई कर रहे थे कि हम बल्ब चेंज करें, इतने में उनका पैर स्लिप हो गया और उनके पैर में चोट लग गई। भाई यहां पर भी तो दो एक्शन हुए, बल्ब को चेंज करना और पैर का स्लिप होना। बैकग्राउंड में बेसिकली कौन सा वाला हो रहा होगा? बल्ब को चेंज करना। और प्लस क्या है, जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो बल्ब को चेंज करना एक टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शन हो जाएगा, टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शन। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? वॉज ट्राइंग टू चेंज द बल्ब व्हेन ही स्लिप्ड, क्योंकि ये तो बेसिकली टाइम टेकिंग भी नहीं और ये पास्ट की बात है। एंड हर्ट हिज लेग, क्योंकि हर्ट तो तीनों फॉर्म में, हर्ट 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 ही होता है। फाइन, चलिए। तो दोस्तों इस कोर्स की याद मैं आपको दोबारा दिलाना चाहता हूँ, बार बार दिलाऊंगा, क्योंकि मैं आपको सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ इस साल। फाइन, चलिए दोस्तों, इसी के साथ यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वोकैबुलरी की क्लासेस भी कंटिन्यूअस फॉर्मेट में चल रही हैं, वो कैब की वजह से पीछे नहीं रहना है। टीयर 1 तो काफी सारे बच्चे निकाल लेते हैं, टीयर 2 में वो कैब की वजह से पेपर नहीं निकल पाता कईयों बारी। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं या कुछ और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं।